नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मोनिका। देखिए दिन भर की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। 2 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी। इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर हुए भावुक। कहा, आपके दर्शन करना चाहता था, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। साथ ही कहा कि 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा और चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वो जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ब्रिक्स समिट में भी देखा कि शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात ना की हो और बधाई ना दी हो। जो बधाइयां हमें वहां मिली वो आते ही हमने सभी वैज्ञानिकों के सामने उसे सुपुर्द कर दिया। दिल्ली में पीएम मोदी का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया स्वागत। पीएम मोदी से कहा, आपके मार्गदर्शन और निर्देशन ने चंद्रयान 3 को एक सफल परियोजना बना दिया है। ये पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है। आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण दर्शाता है कि आप सीधे बेंगलुरु गए और इसरो के वैज्ञानिकों से मिले। जेपी नड्डा ने कहा कि जिन्होंने कड़ी मेहनत से भारत के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो सका तो सभी निराश थे। पीएम ने आगे आकर देश का हौसला बढ़ाया। आज देश विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में खुद को स्थापित कर चुका है। दुनिया भारत के विज्ञान और शोध की सराहना कर रही है। राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सहकार किसान सम्मेलन में लोगों को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे अंतरिक्ष मिशन को नई गति और ऊर्जा दी। आज मैं नारे लगाने वालों से कहना चाहता हूं कि नारे लगाने की बजाय चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो नारे लगाने की नौबत नहीं आती। वहीं अमित शाह ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि आजकल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाल डायरी से बेहद डरे हुए हैं, लेकिन वे डर क्यों रहे हैं? लाल डायरी के अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। लाल डायरी में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का ब्यौरा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग खुद को भूलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वे आज ग्रीस से लौटे और बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मिलने गए। उन्होंने उनका अभिनंदन किया और उनका उत्साह बढ़ाया। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास रसूल वानी का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर उनका घर है, उन्हें यहाँ के लोगों और इस धरती से प्यार है, इसीलिए वो यहाँ 2 दिन सुकून से बिताना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और प्राइवेट दौरा है। वाराणसी में G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, काशी को कल्चरल एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री भी माना जाता है और यहां से अगर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एजेंडा निकलेगा तो इसकी आवाज काफी दूर तक जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चंद्रयान 3 को लेकर बोले। चंद्रयान की धूम पूरे देश में है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारे देश और हमारे युवाओं की सामर्थ्य को दर्शाता है। ये नए भारत की पहचान है। ये तो बस शुरुआत है। पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान और अब सूर्य और शुक्र पर भी जाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। हमें जाना था और उनका स्वागत करना था, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक तौर पर जानकारी थी, इसीलिए हम इसका सम्मान करना चाहते थे। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह का अधिकारियों का ही चयन होगा। इतना ही नहीं, अब आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। हाल ही में धामी कैबिनेट ने इस नई चयन नियमावली पर मोहर लगाई है। बीजेपी ने सरगुजा संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा जारी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां 9 विधानसभा सीटों के टिकट बंटवारे को लेकर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक की। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा का मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया। और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया। और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया, बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था, बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे, कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं, उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया, तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें
एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना हक मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है। और इसके अंदर लालडोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। हमें अगर इसकी फर्द लेनी होगी तो इस फर्द को भी ऑनलाइन हम ले पाएंगे। जमीन की फर्द को ऑनलाइन किया है, जिस फर्द के लिए हमको पटवारी के, हमको तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे। अब न पटवारी के पास जाना होगा, न तहसीलदार के पास जाना होगा। एक क्लिक बटन CSC पर हम जाएंगे, फर्द ऑनलाइन ले लेंगे तो उस फर्द का हम उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार का शहरों में भी हमने प्रॉपर्टी जो है, उनकी संपत्ति जो है, वहां भी एक प्रॉपर्टी ID ये हमने बनाई है। और उस प्रॉपर्टी ID बनने के बाद शहर के वो सब नागरिक भी बहुत से विषयों से जो उनके झगड़े के कारण बनते थे, उन झगड़ों में से बच निकले हैं और शहरों की प्रॉपर्टी के दाम भी उससे बढ़ गए हैं। हमने बहुत से और इस प्रकार के काम किए हैं जो हमारे सबके जीवन को सुखी जिन्होंने किया है। और खास करके अगर मैं कहूं कि हमारे जो लड़ाई झगड़े, हमारे जो कोर्ट के अंदर चल रहे जो ऐसे विवाद होते थे, कभी कभी तो हमें ध्यान में है कि कोई एक झगड़ा सब तहसीलदार से शुरू हुआ, नायब तहसीलदार, उसके बाद वो तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार आगे DRO डिप्टी कमिश्नर उसको भेजता है, फिर वो कमिश्नर को भेजता है, कभी कभी FCR तक पहुंच जाता है। न जाने इस यात्रा में कब कौन अधिकारी उसको रिमांड पर भेज करके नीचे वो भेज देता था। तो ये जो केस वर्षों वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी भी कई बार चलते थे। ये सांप सीढ़ी का खेल जब चलता था तो हमने उसमें एक रिमांड की जो प्रथा होती है, उस रिमांड की प्रथा को समाप्त किया। और रिमांड की प्रथा को समाप्त करने से ये सांप सीढ़ी का खेल बंद हुआ और एक निश्चित समय में किसी भी झगड़े का या किसी भी विवाद का निपटारा ये करना सुनिश्चित हो गया है। एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको हुआ है। इसी प्रकार से हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जमीनों की, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण ये हमने शुरू किया है। कभी कभी तहसीलों में जाने के बाद भी हमको घंटों घंटे बैठना पड़ता है, दिनों दिन इंतजार में कई बार निकल जाते हैं कि आज रजिस्ट्री होगी, कल रजिस्ट्री होगी। तो हमने इसके लिए पूर्व में अपना समय निश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रथा ये लागू की है, ताकि जो भी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का होगा, अपॉइंटमेंट पहले लेते ही इस काम में हमारा जो समय बचेगा, हमारी जो ऊहापोह है वो बचेगी। इस काम को हमने शुरू किया है। इसी प्रकार से स्टाम्प पेपर ये खरीदने पड़ते थे। इस खरीद के बाद भी पैसा भी खर्च ज्यादा होता था, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हमने स्टाम्पिंग ये कार्यक्रम शुरू किया। तो स्टाम्पिंग से ऐसे बहुत से विषयों का ये हमको लाभ हुआ। कभी कभी जो सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड की अलमारियां भरी रहती थी और पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कई दिन, कई महीने लग जाते थे। इसको भी ठीक करने के लिए हमने आधुनिक रिकॉर्ड रूम ये बनाए। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत होती है, केवल एक बटन से जानकारी मिल जाती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा है और तुरंत रिकॉर्ड को निकाल करके लाया जा सकता है। ये काम भी हमने किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत से विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत सरकार को होती है और उस विकास कार्यों में जमीन का लेना अपने आप में, जिसको हम जमीन की जो प्रोक्योरमेंट है उस जो हम करते थे, एक्विजिशन करते थे, तो उस जमीन की एक्विजिशन में सरकार के अधिकारी अपने मन मर्जी से बहुत प्रकार से रेट कम, कभी ज्यादा, ये सब लगते रहते थे। और जब हम कोर्ट में दावा करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कोर्ट हमको देती है। हमें कई बार लगता है कि बहुत कम पैसा मिला है और जहां खरीदी जाती है वो विभाग कहते हैं हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। तो ये झगड़े भी बहुत हमारे चले हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और
इसके कारण से बहुत से विवाद ये बने हुए हैं। पुराने समय की जो रिक्वेजिशन की है हमने, एक्विजिशन की है, उस एक्विजिशन के आज भी कई विवाद कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। नई एक प्रथा शुरू की कि जमीन को सरकार को भी अगर खरीदना है, सरकार के किसी विभाग को खरीदना है, तो हमने ई भूमि पोर्टल ये शुरू किया कि ई भूमि पर किसी विभाग को चाहिए वो अपनी जरूरत बता सकते हैं, किसी किसान को, किसी भूमालिक को अपनी जमीन को बेचना है वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सरल तरीका अपनाया है और अभी तक आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 किसानों ने और 26,000 एकड़ भूमि इसका पंजीकरण करवाया है। बहुत सी जमीन को जरूरतमंदों ने खरीद भी लिया है, बहुत सी चीजें आगे भी चल रही हैं। इस प्रक्रिया को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि सहमति से जमीन को बेचने वाला, खरीदने वाला सहमति से जमीन को बेच सके, खरीद सके। हमारे गांव में जो सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम के लिए सरपंच कहीं बैठता है, पटवारी कहीं बैठता है, कोई सरकारी अधिकारी आता तो कहीं और बैठता है। तब ध्यान में आया कि क्या जब प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता। हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है। कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं, हमारा जो CSC सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती हैं। इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। ऐसे गांव के अंदर कनेक्टिविटी, आज हर गांव में मोबाइल की भी जरूरत है, हर गांव में इंटरनेट की जरूरत है और इस इंटरनेट को और मोबाइल के लोगों को और खास करके सरकारी कामों के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाई है और 5,953 ग्राम पंचायतों में आज वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी लगाए जा चुके हैं, जिससे हमारी आज की ये जो सुविधाएं हैं इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सहूलत हुई है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को एक पोर्टल पर डाल करके सरकार तक पहुंचा सकता है। केवल हम किसी के पीछे लगेंगे, कोई काम लेकर के हमारा सरकार तक पहुंचाएगा और पहुंचाने वाले की भी मर्जी होती है कितना पहुंचाएगा कितना नहीं पहुंचाएगा। हमने ये सुविधा हर गांव के नागरिक को ये दी है और ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया है। 2 अक्टूबर 2020 को इसका हमने शुभारंभ किया था और हजारों की संख्या में ग्राम दर्शन पोर्टल पर मांग जो है नागरिकों की, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव ये सब हमको प्राप्त हुए हैं और लगातार उसका समाधान हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से जो उनकी मांगे पूछते हैं, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, वो सब भी एक नया पोर्टल हमने जन संवाद पोर्टल बनाया है, उसमें उनकी मांगों को डाल करके और हर विभाग में सीधा हम भेज देते हैं ताकि वहां से उनका जो निवारण है, उस काम का जो विकास का काम है उसका पूरा हो सके। ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ऐसे सब कामों को करते हुए हमने हर व्यक्ति की भी पहचान बनाई है, हर परिवार की भी पहचान बनाई है। परिवार पहचान पत्र जो मैं कहूंगा कि खास करके गरीब आदमियों के लिए, इसको मैं अंग्रेजी में अगर कहता हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये उसमें से एक नया जो हमको विकास का काम ध्यान में आया है ताकि हर व्यक्ति की जितना डाटा है, हर परिवार का जितना डाटा है, वो सब एक स्थान पर लाने के बाद कोई भी जो हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमको केवल अपना परिवार पहचान पत्र और नाम बताना है, बाकी बातें सब अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार से हर खेत, उसकी फसल का पंजीकरण, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किया है ताकि इसका भी जो लाभ है हमको तुरंत मिल जाए। एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसकी प्रक्रिया तय की है। कभी हमको अपना फसल को बेचने जाना होता है, फसल खराब हो गई है तो उसका मुआवजा उठाना है। ऐसी हरियाणा की कुल 89 लाख एकड़ भूमि, इसका पंजीकरण पूरा का पूरा हर साल 2 बार करने की प्रक्रिया ये पहली बार हमने अब शुरू की है और इस प्रक्रिया में मुझे प्रसन्नता है कि 75% से ऊपर काम हो गया है। 88 लाख का। वाह वाह, हमारे अधिकारी बता रहे हैं
कि अभी 89 में से 88 लाख एकड़ ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अर्थात 98% से भी ऊपर ये रजिस्ट्रेशन हो गया और पहली बार ये हुआ है, साल में 2 बार हुआ करेगा। इसके कारण से जो पंजीकरण पहले नहीं कर पाते थे, किसानों की मांग होती थी एक बार पंजीकरण 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए खोल दीजिए, उसकी समस्या भी अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो पंजीकरण किया है उसी पंजीकरण का सत्यापन हमारे अधिकारी भी करेंगे। और अगर हमारे किसान को भी लगता है कोई गलती हो गई है, उस गलती को जाकर के वो ठीक भी करा सकता है। हमने हर पशु का, पशुधन भी हमारा धन है, उसकी भी ई टैगिंग ये शुरू कर दी है और एक समय आने वाला है कि प्रदेश का हर पशु इसकी भी ई टैगिंग होगी। कौन पशु अगर कहीं खो भी जाए, कहीं वो भाग भी जाए, तो उसकी ई टैगिंग से पता लग पाएगा कि ये पशु कहाँ से आया है, किसका है, ताकि उसको उसकी सूचना दी जा सके। और इसी प्रकार से बहुत से लोग अपने पशुओं को छोड़ देते हैं, बेसहारा आवारा होकर के गलियों में घूमते हैं, उनकी भी पहचान की जा सकती है कि ये पशु किसने छोड़ा है, कहाँ से आया, ताकि संबंधित व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल सकती है। ये सारी बातें हमने हर दिन के बहुत सी चीज़ों में हमारे लेन देन, हमारी सरकारी स्कीम, उसका लाभ, ये सब उठाने के लिए किए गए हैं और बहुत बड़ा काम है, पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। बहुत जल्दी इसको एक सुनिश्चित लाभ उठाने के लिए इसको पूर्ण रूप दिया जाएगा। हाँ, इतने बड़े काम में ये स्वाभाविक है, कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां ये भी रहती हैं, तो ऐसी त्रुटियों और कमियों को ठीक करने के लिए भी हमने बहुत सा पुख्ता इंतजाम किया है। आपकी कोई भी कमी कहीं रह जाती है, उसको जो व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था में वो भी एक पोर्टल के माध्यम से होगी, वो भी हमारे जितने सरकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से वहां दर्ज कराया जा सकता है। और हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयत्न रहता है कि शीघ्र अति शीघ्र उस त्रुटि को ठीक किया जाए, ताकि किसी का भी लाभ ये उसको मिल सके। याद रखना चाहिए कि हम किसी के अधिकार को दूसरा कोई हड़प जाए या उसको अपना अधिकार नहीं मिला, ये हमारी सरकार में संभव नहीं है। हर किसी को, खास करके गरीब आदमी, उसका अधिकार हम सुनिश्चित करने के लिए और इस सारी प्रक्रिया को मजबूती से लागू करेंगे। और जो कभी एक समय था अधिकार छिन जाते थे, जो कोई दबंग होता था, जो कोई ज्यादा ताकतवर आदमी होता था, वो चीजों को लेने में सक्षम हो जाता था, गरीब आदमी खिड़की तक पहुंच नहीं सकता था। आज गरीब आदमी की सरकार, गरीब आदमी की सुरक्षा, गरीब आदमी का अधिकार, इसको सुरक्षित रखने के लिए सब हम काम करेंगे। और इतने सारे काम के लिए मैं पुनः जिन लोगों ने अपने मकानों की रजिस्ट्री प्राप्त कर ली है या आने वाले समय में जिनका प्रॉपर्टी कार्ड बन गया है और उनको तुरंत रजिस्ट्री अगले कुछ महीनों में मिल जाएगी, ऐसे सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर के धामपुर के ग्राम परमावाला निवासी लापता वृद्धा का शव मिलने से हड़कंप। शव मिलने से की सूचना पर धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की, तो उसकी शिनाख्त लापता वृद्धा पद्मा देवी के रूप में हुई। मृतका के परिजनों में इस घटना को लेकर कोहराम मच गया।
मोगा जिले के थाना निहाल सिंह वाला के गांव खोटे में अज्ञात व्यक्तियों ने एक पुलिसकर्मी पर गोलियां चला दी। इस घटना में गोली लगने से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दिल्ली से देहरादून रहने के लिए आई महिला के घर से करोड़ों रुपए की चोरी करने के मामले में रायपुर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हाई प्रोफाइल चोरी में पुलिस अब तक 3 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। पिछले काफी समय से उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते आपदा की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में भयंकर आपदा भी देखी गई, लेकिन आज राज्य के लोगों को मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर मिली है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज बारिश नहीं होगी और मौसम अच्छा रहेगा। इस दौरान लोग उत्तराखंड में आसानी से आवागमन कर सकते हैं। अलीगढ़ में एएमयू के जेएन मेडिकल में भर्ती मरीजों को कीड़ा युक्त भोजन देने के मामले में कुलपति के आदेश पर जांच कमेटी गठित होगी। बुधवार को दोपहर के भोजन में सोयाबीन की सब्जी में कीड़ा निकलने पर मरीजों ने हंगामा कर दिया था। ये जानकारी जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मिली तो तुरंत भोजन का वितरण रोक दिया गया। मध्य प्रदेश में 26 अगस्त को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें 3 नए चेहरे शामिल हुए। बीजेपी के नेता राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार से 45 दिन के मंत्रियों के सहारे विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की 94 सीटों को साधने की कवायद की है। इसके अलावा जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन पर भी पार्टी ने फोकस किया है। हिमाचल का मशहूर पर्यटन स्थल मनाली का 3 दिन से दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। कुल्लू मंडी 4 लेन के साथ साथ अल्टरनेटिव सड़क कटौला भी बंद पड़ी है। इससे कुल्लू और लाहौल स्पीति दोनों जिले पूरी तरह अलग अलग पड़े हुए हैं। कुल्लू जाने वाले 700 से ज्यादा वाहन मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। इस वजह से कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के लिए 3 दिन से पेट्रोल, डीजल, खाद्य वस्तुओं, आईपीजी। वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम वाराणसी में मिल रहे हैं, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। काशी न केवल दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सारनाथ भी है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये वास्तव में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के अंदर आग लगने की घटना सामने आई। मदुरई में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से रामेश्वर जा रही ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की घटना की सूचना सुबह करीब 5:15 पर मिली। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने गए। देश के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया? ये गर्व की बात होगी कि अगर ये रोड शो इन वैज्ञानिकों के साथ किया जाता जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
अंधियारे दौर में सूरज चमकाया है, छत्तीसगढ़ में नया सवेरा लाया है। जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सोची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया। जितना था वादा सब संभव निभाया है, विस्थापितों की जमीनें भी लौटाया है। देश में छत्तीसगढ़ का रोशन नाम है, आदिवासी के उपज को मिलता दाम है। कंगन वाले हाथों में भी अब काम है, अनुगुंजित चहुं दिशा में भांचाराम है। युवाओं के हक में अब रोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। ये बाबा घासीदास का अभिमान है, निज गौरव का बढ़ता स्वाभिमान है। नजरों में सरकार के सब समान है, हर मेहनत कश का पूरा सम्मान है। गांधी के रास्ते पर योजनाएं बनती है, हर निर्णय पर खुशी यहां बिखरती है। निर्भीक होकर बहनें माताएं चलती है, कौशल से अपने भविष्य को गढ़ती है। महिलाओं के हाथों अब स्वरोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसरो के सीबीपीओ निदेशक सुधीर कुमार एन ने प्रधानमंत्री मोदी के इसरो के केंद्र पहुंचने पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचते ही व्यक्तिगत रूप से यहां आए। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहते थे, इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 पॉइंट को तिरंगा नाम दिया है। हरियाणा क्राइम और भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसे ही नहीं हुआ है। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी सरेआम घूस लेते रहे। वहीं हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े दावे करती है। सीएम फ्लाइंग टीम ने 3 लाख के करीब रिश्वत लेते आरटीओ ऑफिस के अतिरिक्त सचिव को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला रेवाड़ी जिले का है, जहां हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल को 2 लाख की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है और कांग्रेस की फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। प्रीतम सिंह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया है। पुलिस ने अंतरजनपदीय असलाह तस्करों के गैंग का खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तस्कर अलीगढ़ और आगरा मंडल में वर्षों से हथियार सप्लाई कर रहे थे। कई युवाओं को ये लोग अवैध हथियार बेच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस थानों को एक सप्लाई के अंदर सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। सेफ सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाया जाए। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए सेफ सिटी परियोजना उपयोगी सिद्ध हो रही।
यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि स्कूल चलाने वाली महिला टीचर क्लास के दूसरे बच्चों से एक मुस्लिम छात्र को पिटवा रही है। वो एक एक कर दूसरे छात्रों को बुला रही है और अपने पास खड़े छात्र के गाल पर चांटा पड़वा रही है। आंखों में आंसू लिया छात्र जोरों से रो रहा है, लेकिन महिला टीचर का दिल नहीं पसीज रहा। महिला टीचर के पास कोई पुरुष बैठा हुआ है, दोनों की बात हो रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस की आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई पिछले सप्ताह शनिवार को होनी थी, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई थी। उकलाना स्थित अपने ही आवास पर राज्य मंत्री अनूप दाना ने विभिन्न गांवों से आए हुए ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। दरअसल ग्रामीण राज्य मंत्री के पास मुख्य रूप से पीने के पानी, नहरों में पानी, सड़क समस्या और बिजली की समस्या को लेकर पहुंचे थे। इसके बाद ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही फोन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने शनिवार से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्कि SMS पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पंचकूला में RTA में 5 करोड़ के गबन मामले में 4 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है। RTA विभाग के अनुसार साल 2020 से लेकर साल 2023 तक विभाग के कोषागार के कैश बुक, वाउचर और जमा राशि की जाँच की गई। नूंह हिंसा को लेकर एक बड़ी घटना सामने आई है। सिंगार गांव में नूंह हिंसा के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव में 2 पुलिस कर्मियों को चोट आई है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव के साथ अवैध हथियार से फायरिंग भी की। इस दौरान SI विनीत को पैर में चोट लगी, वहीं हवलदार के लर में भी चोट आई है। इसी के साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। हरियाणा के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। हुड्डा ने कहा कि छेड़छाड़ मामले के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो मुख्यमंत्री को उनके पद से उन्हें हटा देना चाहिए। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने कहा कि सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस ने बाढ़ का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर डिस्कशन नहीं किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अनुराग ढांडा कई कार्यकर्ताओं के साथ सेक्टर 17 में हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए धरने पर बैठे थे। वहीं अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर धरने को फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने प्रेस क्लब सेक्टर 27B में संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा सीट के राज्य अध्यक्ष सुखबीर सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, मजदूर धक्के खाने को मजबूर हैं और आलम यह है कि एक तरफ मौत के बाद पंजीकरण करके फर्जी दस्तावेज के सहारे बोर्ड के करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असल निर्माण में लगे मजदूर। बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री सुधा यादव ने आरती राव के चुनाव लड़ने पर कहा कि सभी युवाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखना गलत नहीं है, जब समय आएगा तब देखेंगे कौन यहां से चुनाव लड़ रहा है। वहीं उन्होंने नूंह हिंसा पर कहा कि नूंह की घटना बेहद दुखद है, सरकार दंगाइयों को चिन्हित कर सजा देगी।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में भारी बारिश के बाद पानी घुस गया। ये न्यू ओपीडी ब्लॉक में पानी घुसने का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो ने नाले पर 13 मंजिला ऊंची इमारत खड़ी करने, इसके स्ट्रक्चर डिजाइन और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहां रोजाना 5000 से ज्यादा मरीज और उसके तीमारदार उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पत्र पर बोले सीएम भगवंत मान। कहा, कल राज्यपाल ने पंजाब के शांति पसंद लोगों को धमकी दी कि वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जब से हमारी सरकार आई है बहुत काम किए गए हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान जाएंगे। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इकतीस अगस्त को श्रीलंका को बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर उतरना है। वहीं उसके 4 खिलाड़ियों के खेलने पर संशय है, जिसमें तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा और लेग स्पिनर वानिंद हसरंगा चोटिल हैं, जबकि कुशल पेरेरा और अविष्का फर्नांडो कोरोना पॉजिटिव हैं। एशिया कप से पहले क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टक्कर। बर्मिंघम में हो रहे आईबीएसए खेलों के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम ने बनाई जगह। सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी वेब सीरीज ताली के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं। वहीं अब हाल ही में उन्होंने 1 साल पहले हुई ट्रोलिंग को लेकर बात की। गोल्ड डिगर कहने वालों को सुष्मिता ने जवाब दिया। बोली, लोगों पर हंसी आ रही थी, सालों बाद भी सोच नहीं बदली। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और बाजीगर जैसी फिल्मों के गीतकार देव कोहली का हुआ निधन। 26 अगस्त को 81 साल की उम्र में ही आखिरी सांस ली। जोगेश्वरी वेस्ट में ओशिवारा स्टेडियम में किया जाएगा अंतिम संस्कार। रजनीकांत की जेलन ने देश में कमाए 300 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 588 करोड़। ओवरसीज में किया 183 करोड़ का बिजनेस। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए कमाने की कगार पर। ड्रीम गर्ल 2 की ओपनिंग बुलेट से भी तेज, छूटे गदर 2 के पसीने। बता दें कि ड्रीम गर्ल 2 ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.7 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया है, जो गदर 2 के 15वें दिन के से काफी ज्यादा है। उम्मीद है कि वीकेंड पर ड्रीम गर्ल 2 की कमाई में तेजी आएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर सुर्खियों में। दोनों उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दोनों पारंपरिक पोशाक में दिखाई दे रहे। 25 सितंबर को होने वाली है शादी।
धर्मेंद्र और शबाना आजमी के रोमांटिक सीन को लेकर बोली हेमा मालिनी, कहा उन्हें है पर्दे पर रोमांटिक सीन करने में कोई परहेज नहीं, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो वे बिल्कुल करेंगी। कहा फिल्म के साथ कनेक्ट होगा तो मुझे ऐसे सीन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल के लिए एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।